यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं करंट अफेयर्स की यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा के लिए 100 अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लेकर। ये प्रश्न संकलित किए गए हैं पीसीएस की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जैसे घटनासार, घटनाचक्र और अन्य करंट अफेयर्स के स्रोत से। ऐसे 100 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न को संकलित किया गया है। इसकी महत्ता आपसे साझा करने में काफ़ी खुशी हो रही है कि कल ही जो वीडियो हमने इसको डाला था, सबसे पहली वीडियो डाली गई थी जो ये, उसके जस्ट नेक्स्ट डे लोअर पीसीएस मेंस की परीक्षा थी जिसमें कम से कम 5 से या उससे अधिक प्रश्न सीधे प्रत्यक्ष तौर पर पिछली वाली सीरीज से पूछे गए हैं। इसके हम आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं जो प्रश्न आया हुआ था, और पिछली सीरीज में जाकर आप उसका क्रमांक संख्या मैं आपको इसमें सूचित करूंगा, आप जाके मैच भी कर सकते हैं। तो ये इस सीरीज की विश्वसनीयता को आपको दिखाता है कि इस सीरीज से निश्चित ही उम्मीद है कि पीसीएस की परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न जब सीरीज पूर्ण होगी तब तक आएंगे। तो 10 से 15 प्रश्न का अर्थ आप समझ रहे हैं, काफी हद तक निर्णय होगा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में। तो देखिए, मैं आपसे स्क्रीनशॉट साझा करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, ये 49वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। इसको आप देखेंगे तो जो हम लोग ने इसकी पिछली वीडियो डाला था उसकी 82वें प्रश्न पे जो था, ये सीधे सीधे हमने पूछा था डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है, जाइकोव डी, ए ऑप्शन होगा इसका। तो दूसरा क्वेश्चन जो सीधे प्रत्यक्ष तौर पर आया था, किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नेट्रिक्स अनावृत हुआ है। इसका उत्तर मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन होगा। सीधे आप जाके देखेंगे पिछली वीडियो में 90 क्रम का जो प्रश्न है वो सीधे सीधे अपनी वीडियो से जाकर ये जो है टैली कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुजलाम 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। जल शक्ति मंत्रालय, ए ऑप्शन सही होता है। इसको आप देखेंगे तो पिछली वीडियो के क्रम संख्या 28 पे जो आपको प्रश्न मिलेगा, सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने की थी। इसका ऑप्शन ए होगा, नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो 34वें क्रम संख्या का जो प्रश्न है यूपीएससी मैनिया द्वारा डाली गई वीडियो का, वो सेम टू सेम आपको यही प्रश्न मिल जाएगा। तो ये 4 प्रश्न हैं जो आपको मतलब दिखते हैं कि जस्ट एक दिन पहले जो हमने वीडियो डाली थी, कितना अच्छा संयोग है। उसके नेक्स्ट ही जिन साथियों ने देखा रहा होगा, जिनका लोअर मेंस का एग्जाम रहा हुआ होगा, उनके 4 प्रश्न तो निश्चित ही सही हो जाएंगे। और भी जो फुटेज या इमेज भेजेंगे तो हम आगे आपके साथ साझा करेंगे जो भी प्रश्न इसमें टैली कर रहे हैं। तो अब हम बिना वक्त जाए किए सीधे अपने अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 101 से 200 के क्रम में, यानी कि ये जो दूसरी सीरीज है 100 प्रश्नों की, सीधे वहां पर चलते हैं बिना वक्त जाया किए हुए, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत कम समय है। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार यदि प्रश्न फंस गए इस सीरीज से तो हमारा मेहनत ही बहुत सफल होगी, और आप लोग का जो महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को देखने में दे रहे हैं वो भी काफी जो है सार्थक सिद्ध होगा। तो अब बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन की पूर्ति को बनाए रखने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस नाम से मिशन लॉन्च किया है। इसको आपको याद रखना है, किस राज्य ने, महाराष्ट्र ने। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा बंदर जनगणना शुरू किया गया। तो हरियाणा राज्य में जो वहाँ का वन विभाग है उसने बंदर जनगणना किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है, किस राज्य ने बंदर जनगणना शुरू किया है, हरियाणा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के निर्णय लेने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो पंजाब पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। 104वां प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी है। नवीकरणीय मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें भारत विश्व में किस स्थान पर है। जो रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित कर पा रहा है, तो भारत तीसरे स्थान पर थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें भारत की रैंकिंग बहुत ही अच्छी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की तीसरा स्थान है। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत की तीसरी रैंकिंग है। इसमें रैंकिंग बहुत ही अच्छी है भारत की, इसलिए इस प्रश्न के आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। तो दिल्ली सरकार ने लैब ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय शांति सैनिक को सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो उन महोदय का नाम है युवराज सिंह। ये हमारे भारतीय सेना के जवान हैं जो शांति सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। कोविड-19 की चिकित्सीय दवा जिसने हाल ही में ड्रग
कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दे दी है? ये है ड्रग्स डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। यानी कोविड-19 की कौन सी दवा है जिसको अभी आपातकाल उपयोग के लिए अनुमति दी गई है? 2DG। इसको ये पाउडर फॉर्म में है, इसको आप एक ग्लास पानी में मिलाकर पी सकते हैं। तो ये कोविड के लिए काफी हेल्पफुल मानी जा रही है, बहुत आसानी से ये मतलब डाइजेस्टेबल भी है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए परामर्श ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ। अगर दोस्त फॉर लाइफ आता है कि ये कौन सा ऐप है या किसने लॉन्च किया है, तो सीबीएसई ने लॉन्च किया। आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो पीसीएस में आपने ट्रेंड देखा होगा, कोई भी घटना जब प्रथम बार होती है तो उस घटना को पूछे जाने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। इसको देखते हुए हमने इसमें प्रश्नों को शामिल किया है। तो ये प्रश्न भी उसी प्रकार बहुत ही इसकी उम्मीद है कि आएगा। ये एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान देना है। डबल स्टार को आप डाल लीजिए। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारत किन राज्यों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया है? तो जल जीवन मिशन जो है, इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण सभी घरों को पाइप से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने का लक्ष्य है सरकार का। इसके अंतर्गत किन किन राज्यों ने अभी तक 100% जो है वहां की जनसंख्या को जल पाइप से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का कनेक्शन लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो 4 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार। ये आपको ध्यान देना है। अगर ये इनके अलावा कोई विकल्प में आते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अभी 100% लक्ष्य नहीं प्राप्त किया है। पुदुचेरी, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार ने 100% जल कनेक्शन सभी को पाइप से दे दिया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची के शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? आदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वो है अभी वर्किंग चेयरमैन इस समय, आदार पूनावाला, उनको फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा भारत के सबसे मतलब जो शीर्ष विश्व के शीर्ष 10 हैं उनमें एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं वो। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किसके लिए चलाया गया है? ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सिक्किम में किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। जेंडर बजट को शामिल करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य उड़ीसा। तो ये योजना किससे संबंधित है? पत्रकारों को स्कॉलरशिप यानी एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये योजना है। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए पर्वत धारा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश। जैसे ही पर्वत धारा योजना प्रश्न में आपको दिखता है, तुरंत आपको अगर ढूंढना है कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उसको प्रश्न को पूरा पढ़कर ही आपको उत्तर को हिमाचल प्रदेश टिक करना है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है, तो डेजर्ट फ्लैग नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जा रही जो यूएई द्वारा कराई जा रही, इसमें भारत पहली बार भाग ले रहा है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी जीएस है जिसमें पहला जैसे संबंध है, यानी वो घटना पहली बार घटित हो रही है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास किसके द्वारा कराया जाता है? यूएई द्वारा। भारत इसमें फिर से शामिल हो रहा है पहली बार। और इस एक चीज और आपको देना है, ये 2 राष्ट्रों का नहीं, ये इसमें बहुत सारे राष्ट्र जो है, ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। अगर विकल्प में आता है कि यूएई और भारत के बीच हुआ है, तो ऐसा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यूएई भारत के अलावा और भी अन्य देश है जो इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें आप देखना है, इसमें ये कैची थोड़ा सा पॉइंट है, इसको आप ध्यान देना, ये बहुराष्ट्रीय है। यूएई भारत के अलावा और भी राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया है। अगला प्रश्न, वह राज्य जिसने निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? हरियाणा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 से किया है? आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया है। क्यों इस दिन प्रारंभ किया गया है? क्योंकि इसी दिन 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा लॉन्च किया था। तो उसी की याद में आजादी का अमृत महोत्सव का जो उद्घाटन है इस पूरे महोत्सव का 12 मार्च 2021 को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी और
पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया है? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न आपको इस प्रकार भी पूछा सकता है कि मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? फेनी नदी पर बना है। ये नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो मैत्री सेतु भारत बांग्लादेश से संबंधित है और ये फेनी नदी पर बना है। ये 2 प्रश्न इससे और भी बन सकते हैं, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लॉन्च किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? आपको सीधे सीधे समझना है, बिना किसी इतने शब्दों के झमेले में जाए हुए, कि सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। सीधा आपको प्रश्न समझना है, सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच किस रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ है? मतलब इसको हम कुछ और सरल करते हैं, बांग्लादेश और ढाका के बीच में किस नई रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ है? तो मिताली एक्सप्रेस, आपको ध्यान देना है। मिताली एक्सप्रेस नाम से भारत और बांग्लादेश के बीच में नई ट्रेन शुरू की गई है। मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? कहने का मतलब मिलिट्री सैन्य शक्ति के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? चौथी सबसे मजबूत सेना भारत की है। ये चीज आपको जानना है। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? फिर आपने इसमें देखा पहला शब्द प्रयोग हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न। तो भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई और विशाखापत्तनम के बीच चलाई जा रही है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुंबई और विशाखापत्तनम के बीच में भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, वह पर्वतारोही जिन्होंने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला बनी है। तो ऐसी जो पर्वतारोही जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा, उस पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला बनी है। प्रियंका मोहिते ने सबसे पहले माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई किया है। प्रियंका मोहिते। कहां पर देश का सबसे पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? रानीखेत उत्तराखंड में पहला देश का हीलिंग सेंटर उद्घाटन किया गया है। वह राज्य जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है, तो आंध्र प्रदेश। फिर इसमें देखिए पहला शब्द प्रयोग हुआ है, फिर ये को जो है आपका जीएस इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी जानवरों के लिए एम्बुलेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पूरा एम्बुलेंस नेटवर्क यानी कई सारी एम्बुलेंस रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की? स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी ने ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत किया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? यानी इसमें वनों की देखभाल होगी, उनको कोई अगर समस्या होती है उनकी चिकित्सा की जाएगी। तो वन चिकित्सा केंद्र भारत का पहला कहाँ पर खोला गया? उत्तराखंड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको। अगला प्रश्न, छठे रायसीना संवाद 2021 का केंद्रीय विषय था। जो रायसीना संवाद है ये आपका एक जियोपॉलिटिकल संवाद है, जिसमें विश्व भर के महान नेताओं को बुलाया जाता है और विश्व की चिंताओं पर, वैश्विक आर्थिकी, वैश्विक और राजनीति की बात की जाती है। इसका थीम क्या था आपको पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत का एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा कराया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट संवाद है। इसकी थीम इस बार की थी वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। फिर से रिपीट करता हूं, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहां पर शुरू किया है? गुजरात के मेहसाणा के फणीधर में। तो गुजरात में शुरू किया सबसे पहले, आपको ध्यान देना है। और अगर आपको ध्यान देना है तो मेहसाणा में, गुजरात के मेहसाणा में इटली द्वारा भारत का पहला मेगा फूड पार्क। देखिए इसमें आपको ध्यान देना, ये भारत का पहला मेगा फूड पार्क नहीं, ये इटली द्वारा भारत में पहला मेगा फूड पार्क है, गुजरात के मेहसाणा में। इन बारीकियों को भी आपको साथ में ध्यान देना है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 142वीं रैंक है। इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दोनों आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 142वीं रैंक है। नेस्कॉम की पहली भारतीय महिला चेयरमैन कौन है?
पहली महिला चेयरमैन, देखिए भारतीय तो होंगी ही, जाहिर सी बात, क्योंकि भारतीय संस्था है, तो महिला चेयरमैन पहली बार नैस्कॉम की चेयरमैन जो है वो महिला बनाई गई। इनका नाम है रेखा मेनन। तो ये भी पहली घटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है। रेखा मेनन जी को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन होने का जो है एक दर्जा प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का 87वां स्थान है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या हिंदी में बोले तो इसको विश्व आर्थिक मंच। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगाजम को नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो नियुक्तियां भी काफी बार पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान देना है। उड़ीसा सरकार ने किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो उड़ीसा के दक्षिणी भाग में महेंद्रगिरी क्षेत्र है, उसको अभी नया बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका नाम होगा महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको उत्तर में बताना है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, IQ एयर द्वारा विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का 3रा स्थान है। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? आपको याद क्या रखना है कि अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण किसने किया है? इसरो ने किया है। किस देश की सैटेलाइट है? ब्राजील की है। क्या काम करेगी? ये जो अमेजन फॉरेस्ट है उनकी निगरानी करेगी, वहां पर कितने अभी वन स्तर कितना बचा हुआ है, वहां पर डिफॉरेस्टेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ, याद आपको केवल ये करना है, सारी चीजें ध्यान देना है। अमेजोनिया 1 किस देश का सैटेलाइट है? सबसे पहला प्रश्न ब्राजील का। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? अमेजोनिया 1 को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है, भारतीय स्पेस कंपनी ने। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए हैं। यह गुफा कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे पुराना जानवर जो माना जाता है उसका नाम है डिर्किसोनिया। इसका जीवाश्म भी मिला है एक ऑडिटोरियम गुफा में। तो पूछा जा रहा है कि ये गुफा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में ये गुफा स्थित है। ये आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ पर रखी गई है? या पहला फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर? पूर्वी ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? असम के दर्रांग जिले में। अगला प्रश्न है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ प्रारंभ की जा रही है? चंडीगढ़ से हिसार के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा प्रारंभ की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु के सलेम जिला के थलाईवासल जगह पर एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान यानी कि आपका एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पर खोला गया है। 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी। इसको भारत सरकार ने समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा वास्तव में वर्तमान सरकार को देखते हुए काफी प्रासंगिक है, तो इसलिए ये प्रश्न आने की भी संभावना काफी बढ़ जाती है। तो 11 फरवरी 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, जिसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये किसकी पुण्यतिथि है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। फिर से 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कौन सा मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो संदेश ऐप द्वारा एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है। ये कब लॉन्च किया गया था? जब आप देखे थे काफी जो है मतलब शंकाएं जाहिर की गई थी, जो इस अन्य सूचना प्लेटफॉर्म है इन पे प्राइवेसी वगैरह नहीं ध्यान दिए जाते, तो इसको देखते हुए जो डिजिटल मोड का काफी बढ़ रहा था यूज, उसको देखते हुए सरकार ने एक अपना अलग एप्लीकेशन लॉन्च किया, संदेश ऐप नाम है इसका। अगला प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तो कहाँ पर खोला जा रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम में पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। आपको बाकायदे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020 में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। तो इसमें हैदराबाद को, भारत के हैदराबाद शहर को, फिर से रिपीट करता हूँ, भारत के हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी 1-2 परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? UNFAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
किसके साथ मिलकर? आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर घोषित किया जाता है। ये इस बार के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, संभावना है फिर से पूछा जाए। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने वाला राज्य कौन सा है? केरल। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत पे किस स्थान पर है? 53वें स्थान पर है। 167 देशों में 53वें स्थान पर है। लोकतंत्र के मामले में 53वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों की बैठक का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग। ये बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। जो एरो इंडिया 2021 है, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। इसके साथ ही एक और बैठक हुई थी जिसमें जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसके आसपास के जो देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और जो अन्य छोटे मोटे देश हैं, अफ्रीकी देश हो गए, इन सभी के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। उस बैठक का मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जी को किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है? तो जो सोमनाथ मंदिर है उसका जो उसको संचालन करना जो ट्रस्ट है, श्री सोमनाथ ट्रस्ट, उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान के चलिए आपको आ जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। क्यों 23 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। किस रेलगाड़ी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो केरल के अलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन लेबर मूवमेंट म्यूजियम वहां पर स्थापित किया जा रहा है। लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? अलापुझा, केरला। अगला प्रश्न, देश का पहला हरित गांव कौन सा है? तो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित नागालैंड में खोनोमा गांव जो है वो देश का पहला हरित गांव है। खोनोमा गांव देश का पहला हरित गांव है। मैंने रिपीट कर दिया दोबारा। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भारत के इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है व इसकी थीम क्या थी इस बार? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक 2 वर्षों पर मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रत्येक 2 वर्षों पर मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस बार प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न, भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ स्थित है? हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। देश का पहला पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य प्रदाता राज्य कौन सा है? केरल। पहली बार जल पक्षियों की गणना करने वाला राज्य कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल। जल पक्षियों की गणना करने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल। 2020 का हिंदी भाषा का ऑक्सफोर्ड शब्द ऑफ द ईयर कौन सा है? आत्मनिर्भरता। तो ऑक्सफोर्ड ने 2020 के लिए आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारत नवाचार सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट का क्या नाम है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, या हिंदी में बात करें तो भारत नवाचार सूचकांक। फिर से रिपीट करता हूं, इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक। किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग। रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत नवाचार सूचकांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 86वां स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का 86वां स्थान है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? चेन्नई। फिर आपको मैंने बताया था, पहला जहां पे संज्ञा जोड़ दी जाए, पहला जहां पे विशेषण जोड़ दिया जाए, इसका मतलब वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जापान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? फूमियो किशिदा। जो पहले इसके पहले सरकार थी उसमें विदेश मंत्री थे वो, उनको अभी जापान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, फूमियो किशिदा। इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? योशिहिदे सुगा। ये आपको दोनों चीजें ध्यान देना है। वर्तमान में नए प्रधानमंत्री जिनको चुना गया है फूमियो किशिदा, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा थे। अगला प्रश्न, 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व किस यूनेस्को द्वारा किस बायोस्फीयर रिजर्व को 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? यानी ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 देशों में विस्तारित है। तो यूरोप में स्थित है, इसका नाम है मूरा द्रवा डेन्यूब। मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 5 देशों में विस्तार हुआ। इसका नाम MDB वेब चार्ट में कह सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी?
इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन एवं टीकों को ठंडा रखना। अगला प्रश्न है, WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए किस किस ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो गॉर्डन ब्राउन को WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए, जो उनको फंडिंग करानी है ग्लोबल हेल्थ के लिए, उसके लिए जो वहाँ पर एम्बेसडर उन्होंने नियुक्त किया गया है वो गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, SCO का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुशांबे ताजिकिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको 2 बार मैं रिपीट करूंगा, आपको बाकायदा ध्यान देना है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुशांबे ताजिकिस्तान। एक प्रश्न और इससे बनता है कि इसी सम्मेलन के दौरान ईरान को SCO के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है। आपको फिर से रिपीट करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अटेंशन दीजिए पूरा यहाँ पर। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछा सकता है, निम्न में से कौन से देश SCO के सदस्य नहीं हैं? तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो जो हैं उस तो ठीक ही है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके सदस्य देश हैं। अब ईरान भी हो गया है, तो ये तीन अगर ऑप्शन में है, इसका मतलब आपको ध्यान देना है ये SCO के सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान और ईरान तीनों ही SCO के सदस्य देश हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? USA इसका उत्तर होगा। इतना बड़ा नाम देखकर घबराना नहीं है आपको, बस इतना ध्यान दीजिए, एजेंडा 2030 अगर कहीं पर आपको दिखता है तो उसका उत्तर USA आपको मार देना है, ठीक। एजेंडा 2030 अगर दिखता है, ये क्लाइमेट से संबंधित है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग संबंधित, यानी क्लाइमेट के लिए जो काम करेंगे उसमें जो पैसा लगेगा उसके संबंध में ये अगर दिखता है कहीं आपको नाम, तो तुरंत USA आपको मार देना, ठीक। हिंद प्रशांत के लिए नया त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी कौन सी हुई है? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आ सकता है। तो ऑकस नाम की एक नई त्रिपक्षीय गुट बनाया गया है 3 देशों द्वारा। कौन कौन से देश इसमें शामिल है आप नाम से इसमें देख सकते हैं। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, US फॉर USA। ऑस्ट्रेलिया, UK और US 3 देशों ने मिलकर हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक के लिए एक नया त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी शामिल की है। तो इसमें प्रश्न पूछा सकता है कौन कौन से देश शामिल हैं या फिर कौन से देश नहीं शामिल है। आपको 4 विकल्प दिया जाता है, तो आपको ये जानना है कौन से शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, UK और US तीनों देशों ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर खोजा गया है चंद्रमा पे, जिसका नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है, मैथ्यू हैंसन। अगला प्रश्न है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के लिए नया मंत्रालय गठित किया है? ग्रीस ने किया है। चीन का कार्गो अंतरिक्ष यान किस नाम से जो है प्रक्षेपित किया गया है? उसका नाम है तियानझोउ 3। परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया। देखिए, इसके पहले जो सबमरीन प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण करते थे वो देश सभी परमाणु हथियारों के साथ करते थे, जिनके पास परमाणु हथियार थे। लेकिन दक्षिण कोरिया ऐसा पहला देश बना है जिसने बिना परमाणु हथियार के सबमरीन प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, किस अभिनेता को फ्लोरिडा स्थित हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो अनुपम खेर जी को ऐसा किया गया है, अनुपम खेर जी को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। पोलैंड में प्रवासी संकट के कारण सीमा से सटे किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो पोलैंड में प्रवासी संकट चल रहा है, इसलिए वहां प्रवासी उस देश में ना जाए, इसलिए बेलारूस ने वहां पर आपातकाल घोषणा कर दी है। बेलारूस ने पोलैंड में प्रवासी संकट की वजह से अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न, ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर द्वारा जारी सूची में शीर्ष वैश्विक नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी को विश्व का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाले नेता के रूप में इस जो है सूची में जारी किया गया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर, आपको ध्यान देना है, आपको इसको फॉर्च्यून 500 से नहीं जो है कंफ्यूज होना है। आपको ध्यान देना, फॉर्च्यून द्वारा जो टॉप लीडर्स की सूची जारी की गई है उसमें न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन है उनको प्रथम स्थान दिया गया है। ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इसमें जब ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर पूछा जाए तो उसमें प्रथम स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर फॉर्च्यून की लीडर्स की टॉप सूची पूछी जाए सबसे अच्छे राजनेता कौन है, तो उसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। G20 सम्मेलन के बारे में देखेंगे हम।
लगातार क्रमागत 3 G20 कहाँ हो रहे हैं अगले प्रश्न में, तो 2021 में कहाँ हुआ है, रोम के इटली के रोम में। 2022 में कहाँ होना है, इंडोनेशिया के बाली में। 2022 की थीम है एक साथ मिलकर उभरे, मजबूती से उभरे। 2023 का G20 सम्मेलन कहाँ पर होना है, भारत में होना है। ये प्रश्न आपका आज के लोअर पीसीएस के जो मेंस की परीक्षा हुई है उसमें प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया था, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और आपको बताया भी। तो 2023 में भारत जो है G20 सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा और इसके शेरपा कौन होंगे, पीयूष गोयल। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो G20 सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन है। शेरपा यानी कि जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर एक तरह भारत की पक्ष रखते हैं, वो शेरपा होते हैं। तो G20 में भारत का वर्तमान शेरपा कौन है, पीयूष गोयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। G20 में भारत का शेरपा कौन नियुक्त हुआ है, पीयूष गोयल जी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा के साथ ब्रिटिश राजशाही से संबंध तोड़ लिया है। तो बारबाडोस ने ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। इससे पहले क्या होता था कि बारबाडोस में जो ब्रिटेन का राजा होता था वही वहां का सर्वोच्च जो है अधिकारी होता था, वहां पर कोई राष्ट्रपति जैसा पद नहीं था। लेकिन अब उसने अपने यहाँ राष्ट्रपति पद का सृजन कर लिया है और राष्ट्रपति पद का चुनाव भी कराएगा, इसलिए अब उसको ब्रिटेन के राजा की आवश्यकता नहीं है और उसने ब्रिटेन राजशाही से अपना संबंध तोड़ लिया है। ऐसा कौन सा देश है, बारबाडोस। बारबाडोस ने ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहने वाला कैटेलोनिया प्रांत किस देश से संबंधित है, तो स्पेन का एक प्रांत है। ये जो हमेशा स्पेन से अलग होने की बात करता रहता है, इसलिए काफी चर्चा में रहता है। कैटेलोनिया किस देश का प्रांत है, स्पेन का। मिला मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। किस देश ने नवनिर्मित घरों एवं कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा अनिवार्य कर दिया है। तो इंग्लैंड ने ये नियम लागू कर दिया है कि जो भी नए घर बनेंगे या जो नए ऑफिस बनेंगे उसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है इस्माइल साबरी याकूब। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, इस्माइल साबरी याकूब। तो हिंद महासागर के जो हमारे पड़ोसी देशों में आता है, इसलिए हमको मलेशिया के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, पूछा जाता है कभी कभी। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, इस्माइल साबरी याकूब। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। तो हमारे जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उसने राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। किस पड़ोसी देश ने राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल की घोषणा की है, इसका उत्तर होगा श्रीलंका। मैंने रिपीट कर दिया इसको। विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर किस देश में मिला है। नीलम क्या होता है, नीलम एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका, जिसको कहते हैं कि मतलब समुद्र में पाया जाने वाला एक वो है, रत्न है। तो स्टार नीलम क्लस्टर किस देश में मिला है विश्व का सबसे बड़ा, श्रीलंका में। श्रीलंका में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। मांगदेछु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, भूटान में है। इसे अभी ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल की महिला को यूएस एड का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वीना रेड्डी भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला है जिनको यूएस एड का निदेशक नियुक्त किया गया है, वीना रेड्डी। चीन ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है। ये प्रश्न बहुत ही जो है संभावना है पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा। आपको फिर से रिपीट करता हूँ, चीन ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है, 2060 इसका उत्तर होगा। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान देना चाहिए इसको। पहली बात, पाकिस्तान से हम उतना वैसे क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरी बात, ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो आयशा मलिक वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इससे पहले कोई महिला वहां की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में ज्वालामुखी उद्गार से नए द्वीप का निर्माण हुआ है। तो जापान में ज्वालामुखी उद्गार की वजह से नए द्वीप का निर्माण हुआ है। अफगानिस्तान का नया नाम क्या है, जब से तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया, अब उसका नया नाम बदल कर दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। WHO ने किस अफ्रीकी देश में वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो है अब वैक्सीन इस समय काफी चर्चा में होती है। तो वैक्सीन निर्माण इकाई कहाँ स्थापित है, वो भी अफ्रीका के किस देश में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो गरीब देश है उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो वो कौन सा देश है, तंजानिया। तंजानिया में WHO ने वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएन ने एड्स को कब तक समाप्त करने की घोषणा की है। तो 2030 तक यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की है कि हम एड्स को विश्व से समाप्त कर देंगे। अब हम 200 प्रश्न पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन 2 अति महत्वपूर्ण और दिखे तो मैंने सोचा इसी वीडियो में इसको शामिल कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न, नाटो ने किस देश को वैश्विक खतरा बताया है। तो नाटो ने चीन को वैश्विक खतरा बताया है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन पैंजिया 14 किससे संबंधित है। तो ये इंटरपोल का एक मिशन है जो नकली दवाओं के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसका नाम है ऑपरेशन पैंजिया 4। तो ये आपका जो है था जो 200
102 अगले प्रश्न जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के पश्चात आपकी आगामी 24 तारीख को पीसीएस परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर इससे जो है उम्मीद करता हूँ जो और 1-2 क्रम में इस सीरीज में आएंगी वीडियो, 10 से 15 प्रश्न अगर आ जाते हैं तो हमारी मेहनत बहुत ही सफल हो जाती है। आपने जो समय यहाँ पर दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, परीक्षा के 2-3 दिन रहे हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसकी सार्थकता बहुत ही बढ़ जाएगी। तो यहीं पर हमारा प्रयास सफल हो जाएगा अगर इतना लाभ मिल सकता है इससे। तो हम आपके आगामी परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।